हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है जो किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बता दूं। जैसे वनडे एग्ज़ाम होते हैं किसी भी तरह के, उस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको यानी कि बहुत अच्छा आपके लिए बुक है ये। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। जीके हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम 10-15 चैप्टर में पूरा जीके को ख़त्म कर देंगे। जैसे हो गया इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर से बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है दोस्तों। भारतीय इतिहास पढ़ना है। ठीक है, भारतीय इतिहास में क्या पढ़ना है? तो प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि प्राचीन भारत जो प्राचीन इतिहास है भारतीय का, इसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक कौन सा? एक प्रागैतिहासिक काल, एक उच्च पुरापाषाण काल और एक मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो इन सभी में हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्या बनते हैं दोस्तों? क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बुक का बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा, आप उससे पढ़ा करिए। कोई आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे डिटेल में पढ़ के? वैसे भी अगर आपको सिलेक्शन एक बार हो गया तो वैसे भी बुक को आप रख देंगे एक किनारे पे। ठीक है, उसका कोई काम नहीं रह जाता। आपको इतना रटने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं। कोई IAS PCS नहीं देख रहे हैं कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। आप उतना पढ़िए जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कैसे पढ़ेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप RS अग्रवाल या ल्यूसन की मैथ की बुक की पूरी सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी जंक्शन 2M पे विजिट करिए, क्योंकि हमने इसका नाम अभी तक स्टडी जंक्शन नहीं था, जो हम 2M कर दिए हैं। नाम हो गया है चेंज। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। 2M डालने से तुरंत हमारे चैनल आपको शो होने लगेगा। ठीक है, वहाँ पर हम RS अग्रवाल की सभी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं और साथ ही लूसेंट में भी सभी चैप्टर को एक साथ कवर कर रहे हैं। यानी कि आपका मैथ जो है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, कोई भी कंपटीशन की तैयारी, आप अगर एक बार बुक से पढ़ लिए, एक बार मेरी वीडियो देख लिए, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं जल्द ही इन सभी को सेक्शन करने में हमको टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, नहीं तो मैं इंग्लिश की भी जल्द ही लेके आऊँगा स्पेशल बैच। तो आप लोग यार सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमारे व्यूवर्स बढ़ाइए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, यही हम आप लोगों से चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि आप 1 मिनट 2 सेकंड देख के रख देते हो तो उसमें मज़ा नहीं आता दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप स्टडी जंक्शन पे विजिट करिए, वहाँ पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में जो आपको पढ़ना हो दोस्तों वो पढ़िए। ठीक है, सब चीज़ हमारे वहाँ मौजूद है। अगर वहाँ से भी आपको लगता है कि कुछ कसर बाकी है तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए www.studyjunctionblogspot.com। तो आज हम क्या देखेंगे? तो भारतीय इतिहास को हम आज पूरा कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि आज प्राचीन इतिहास जो है हमारा, आज मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जो था पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में प्रारंभ की गई। ठीक है, कब? 1863 में। और सर्वश्रेष्ठ पाषाणकालीन उपकरण की खोजने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में मद्रास स्थित पल्लवरम में, ठीक है, पल्लवरम स्थान में खोजा गया है। ये कहाँ पे है? मद्रास, यानी कि वर्तमान में चेन्नई में। ठीक है, और अब बढ़ेंगे उच्च पुरापाषाण काल, क्योंकि इतने ही बनते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता। और संस्कृत को फलकों की प्रधानता के कारण फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किससे? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किसको? उच्च पुरापाषाण काल को। ठीक है, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में हुआ। ठीक है, मध्यपाषाण काल में शुरू हुआ। तो मध्यपाषाण काल में दोस्तों कृषि करने का प्रचलन नहीं था। ठीक है, आदिमानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। उस समय क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। ठीक है, और आग का आविष्कार हुआ दोस्तों पूरा पाषाण काल में। कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और सबसे पहले जंतु को क्या बनाया दोस्तों? इन्होंने पालतू बनाया। ठीक है, किसको? तो कुत्ते को। सर्वप्रथम किसको बनाया? तो कुत्ते को। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, पूरा पाषाण कालीन की कुछ संस्कृतियाँ हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये हमारा दोस्तों क्रैश कोर्स है। ठीक है, हम क्रैश कोर्स को लेके चल रहे हैं। हमारा मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको किसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल की संस्कृति और विशेषता के बारे में। ठीक है, इसे निम्न पूरा पाषाण का जैसे चापर चैपिंग, ठीक है, तथा हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता है। और मध्य पूरा पाषाण काल को स्क्रैपर बोला जाता है। उच्च पूरा पाषाण को ब्लेड और ब्यूरन संस्कृति कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को दोस्तों माइक्रोलिथ सभ्यता कहा जाता है। और नवपाषाण काल को चमकदार पालिश की सभ्यता या पिकली हल पय्यम पल्ली आदि कहा जाता है। ठीक है, क्या?
पयमपल्ली आदि। ठीक है दोस्तों, एक बात देखिए, सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग कहाँ पे हुआ? इसी काल में हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल युग का प्रमुख औजार क्या था दोस्तों? पत्थर की कुल्हाड़ी थी। ठीक है, पत्थर की क्या था? कुल्हाड़ी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित नगर योजना हेतु। ठीक है, अपने नगर योजना जो थी इसकी बहुत ही विकसित टेक्नोलॉजी से, मतलब आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, अगर आज की बात से लेके देखें तो उस समय बहुत विकसित थी, बहुत ही ज़्यादा। विश्व की सबसे प्राचीन एवं सबसे विकसित सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और इसे ही आपको पता है सिंधु घाटी का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी की घाटी पर बसे हुए थे। इसके जितने भी दोस्तों मिले हैं पुरातत्वों को, इसके अवशेष वो कहाँ पे मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था दोस्तों कृषि। अभी तक वहाँ पे कृषि नहीं हुआ करता था, लेकिन सिंधु घाटी में होने लगा क्या? कृषि। ठीक है, और सिंधु घाटी के निवासियों को की फसल जो थी वो क्या थी? प्रमुख फसलें जौ और गेहूँ थी। क्या थी? जौ और गेहूँ थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिमी पूरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तथा सुतकेंगडोर यानी कि बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी किसने? चार्ल्स मैसन ने। कब दी? तो 1826 ईस्वी में दी। ठीक है, और देखिए मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक जो खुदाई के प्रभारी थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और हड़प्पा की सभ्यता थी दोस्तों क्या? कांस्य युगीन, क्योंकि यहाँ पे कांस्य से बनाया गया था, सबसे पहले खोज की गई, इसलिए इसे क्या? कांस्य की सभ्यता थी। क्या? तांबा और टीन मिला के ये लोग क्या बनाए थे? कांसा बनाए थे। ठीक है, कांसा को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो वो क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, और जो थी इसकी खरोष्ठ लिपि लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और स्वास्तिक चिन्ह जो होता है दोस्तों वो देन है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सब क्वेश्चंस हैं कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहानी लग रही है, लेकिन ये क्या है? एक एक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या? तो आद्य ऐतिहासिक थी। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि किसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और हड़प्पा स्थित है कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था दोस्तों? तो लोथल था इसका प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, और हड़प्पा के दोस्तों जो लोग थे अनभिज्ञ थे। किससे? तो लोहे से, यानी कि लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों सर्वमान्य काल क्या था? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और मोहनजोदड़ो है कहाँ पे दोस्तों? वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। ठीक है, हमारे पड़ोसी देश में। आपको पता हो कि पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही था, इसीलिए इसे भारत की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि भारतीय सभ्यता में ही आता है। और मोहनजोदड़ो की खोज की किसने? तो राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की। देखिए दोस्तों, नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या क्या थे? तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में, अगर वितस्ता किसे कहा जाता है? झेलम नदी को। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और अस्सिकनी किसे कहा जाता है? चिनाब नदी को। बिपाशा किसे कहा जाता है? तो ब्यास नदी को। परभुणी कहा जाता है किसको? रावी नदी को। रावी नदी किसके तट पे है? हड़प्पा सभ्यता यहीं पे बसी है। ठीक है, परभुणी उस समय कहा जाता था। और एक थी दोस्तों सतुद्री। क्या थी? सतुद्री कहाँ थी? सतलुज नदी में थी। और कुभा थी किसको कहा जाता है? काबुल की नदी को। और कुर्मू कहा जाता है कुर्रम को। कुर्रम नदी है। ठीक है, एक गोमती नदी किससे कहा जाता है? गोमल नदी को। और दृशदती नदी किसको कहा जाता था? तो आज की हमारी जो थी घग्गर नदी, उसको कहा जाता था। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अमरी संस्कृति तो दोस्तों कहाँ पाई गई? तो बलूचिस्तान में पनपी। ठीक है, और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी दोस्तों, क्या थी? मोहनजोदड़ो की अन्नागार था। ठीक है, एक अन्नागार होता है वो था। और हड़प्पा संस्कृत की बहुसंख्य मुहरे निर्मित है किससे? सेलखड़ी से। सेलखड़ी एक तरह की मिट्टी की बनी हुई एक सिक्का होता था। ठीक है, मुहर मिट्टी की बनी हुई। ठीक है, ये पक्की मिट्टी का हल बना हल एक प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बनावली से। क्या? मिट्टी का बना हुआ हल। ठीक है, उस समय तो हमको ये क्या पता चलता है कि उस समय ये लोग क्या करते थे? हल का भी प्रयोग करते थे। और मोहनजोदड़ो से मिला प्रमुख स्मारक है दोस्तों वृहत स्नानागार। ठीक है, क्या है? वृहत स्नानागार। और देखिए हड़प्पी सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार बेलनाकार है। ठीक, क्या है?
बेलनाकार। और मेसोपोटामिया क्या है दोस्तों, आधुनिक नाम इराक से आशय है, ठीक है। दो नदियों के बीच की भूमि है क्या, इराक को क्या कहा जाता है दोस्तों, दो नदियों की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। और हड़प्पा की खुदाई हुई कब, किसने की, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था 1921 में। और सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की किसकी, मातृ देवी की पूजा करते थे। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मुहरें निर्मित किसकी, स्टेटाइट की थी, ठीक है। स्टेटाइट एक तरह की धातु होती है वो थी। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्टेटाइट किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से देखने को मिल जाएगा। और हड़प्पा में दोस्तों प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी, क्या थी, मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान किया जाता था, ठीक है। और वैदिक काल की अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे वैदिक सभ्यता से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल है कितनी, तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18 है, ठीक है। पुराणों की कितनी संख्या है, 18 पुराण है। और देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है सविता जिसे कहा जाता है, सूर्य देवता को समर्पित है, किसको, सूर्य देवता को समर्पित है। और स्मृतियों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति को माना जाता है, ठीक है। मनुस्मृति को माना जाता है सबसे प्राचीन स्मृति को। और दोस्तों ऋग्वेद में के 1/4 मंत्र में इंद्र देवता को समर्पित है, ठीक है। 1/4 मंत्र क्या है, इंद्र देवता को समर्पित है। और सबसे प्राचीन जो पुराण है दोस्तों कौन सा है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। और पुराणों की रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष और उग्रसर्वा थे, ठीक है। और वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है, क्रमशः 4 से लेकर 6, 4 एवं 6। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 जो है, इसमें से प्रमाणिक कितने हैं, 13 थे प्रमाणिक हैं, ठीक है। और दोस्तों पुराणों की अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अलबरूनी था, ठीक है। और उपनिषद की विषय वस्तु क्या है दोस्तों, तो दर्शन है, ठीक है, क्या है, दर्शन। और दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है, तो कर्म कांड से संबंधित है, किससे, कर्म कांड से। और सबसे प्राचीनतम वेद है क्या, ऋग्वेद, जिसे सिक्त 1028 में कहा गया है। और गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। और तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद में, तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, ठीक है। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। और गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद से, किससे, ऋग्वेद से, ठीक है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे दोस्तों, तो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र आप लोगों को पता होगा। और गोत्र शब्द मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में, ठीक है, किसमें, अथर्ववेद में। और भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण को। दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया किसने, तो अलवा संतों ने, कौन, अलवा संतों ने, ठीक है। और आर्यों की जानकारी का स्रोत है क्या, ऋग्वेद, कि आर्य आए थे हमारे धरती पे, तो उसका जो सबूत मिलता है कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और ऋग्वेद में दोस्तों सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम आता है जो सिंधु है, ठीक है। और ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र, जिसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों ऋग्वेद में जो वर्णित प्रमुख देवता हैं कौन है, इंद्र हैं, जिसे पुरंदर कहा जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद के दोस्तों सबसे बाद में निर्मित मंडल कितने थे, तो 10वां मंडल था, ठीक है। कौन सा, 10वां मंडल। तो ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है, वो कौन सा है, 9वां, ठीक है। यानी कि सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, 9वां। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है, क्या, सत्यमेव जयते, ठीक है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है कौन, मनु है, ठीक है, कौन है, मनु। और प्रमुख मित्ताक्षरा के लेखक हैं कौन, विज्ञानेश्वर हैं, कौन है, विज्ञानेश्वर। और महाभारत दोस्तों रचना की थी किसने, वेद व्यास ने। और इससे फारसी में अनुवाद का शीर्षक किसको जाता है, रजनामा थे लोग, वो किए थे, ठीक है, किसमें, फारसी में अनुवाद किया था महाभारत का, ठीक है। और आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से पहले, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से पहले का प्रमाण मिलता है। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे, पंजाब व अफगानिस्तान में, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले हमारा भारत कहाँ तक था, अफगानिस्तान तक था, ठीक है। एक तो समुद्रगुप्त थे जो ईरान तक वो अपने कब्जे में ले लिया था। अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है तो उसका ही सेक्शन चालू हो चुका है, मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा हलबुली नहीं करता, क्योंकि हमारे पास व्यूवर्स नहीं है अभी, ठीक है। तो इसीलिए मैं
ज़्यादा मेहनत हमको करनी पड़ती है, क्योंकि अपना चैनल भाई सर्च बार में लाना तो आवश्यक है, ठीक है। कोई देखे या ना देखे, हमारा जो काम है हमको वो तो करना ही है। हम पढ़ा किस लिए रहे हैं, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं। हम आप लोगों को एकजुट करके पढ़ाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। और ऋग्वेद आर्यों की भाषा कहाँ है दोस्तों? ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, ठीक है। क्या थी? संस्कृत। और आर्य लोग भारत आए, कहाँ पे आए? तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से। और शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे, ठीक है। और वेदों में यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, ठीक है। किसमें? गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। और वेदांग में कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी का समावेश है, ठीक है। किसमें? वेदांगों में। और देखिए हम वेद और उनके ब्राह्मण और उपवेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो हम देखें किसको? वेद को, वेदों के ब्राह्मण और उपवेद को। देखिए तो ऋग्वेद जो थे उसके ब्राह्मण कौन थे? वेदों के मतलब रचयिता कौन थे? तो ऐतरेय एवं कौशिकी थे, ठीक है। और जो उपवेद कहाँ पे है दोस्तों? आयुर्वेद में है। और यजुर्वेद जो था वो शतपथ थे। और धनुर्वेद, उपवेद क्या था इसका? धनुर्वेद। और सामवेद जो था इसके ब्राह्मण कौन थे? पंचविश थे। और उपवेद क्या है? ग्रंथवेद है, गंधर्ववेद, ठीक है, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद जो था दोस्तों ये इसके ब्राह्मण कौन थे? गोपद थे, ठीक है, गोपद। और इसका उपवेद दोस्तों शिल्पवेद में मिलता है। किस पे? शिल्पवेद में, ठीक है। समझ में आ रही बातें? अब देखिए तो बौद्धिक सभा से दोस्तों, सभा और समिति को प्रजापति देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है। किसको? वैदिक सभा और समिति को प्रजापति देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है, ठीक है। और धार्मिक आंदोलनों की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा क्या हो गया, वैदिक काल भी समाप्त हो चुका है, ठीक है। धार्मिक आंदोलन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कितना फास्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमको पता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? अगर ना आए तो दोस्तों अगर कुछ पूछना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों बुद्ध का जन्म कब हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में कब? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाई या महापरिनिर्वाण में मिलता है। और बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, ठीक है, अलार कलाम थे। और बुद्ध द्वारा गीता की घटना कहलाई क्या? महाभिनिष्क्रमण। क्या? महाभिनिष्क्रमण। और बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। और बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया है कहाँ पे? सारनाथ में, यानी कि पहला उनका उपदेश था सारनाथ में था, ठीक है। और अभी कहाँ है सारनाथ? वाराणसी में है, ठीक है। और बुद्ध के उपदेश दिए जो वो किस भाषा में था? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं दोस्तों श्रावस्ती में, ठीक है। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये क्या थे? 3 रत्न हैं इसके, किसके? बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी बुद्ध की मौसी थी, क्या थी उनकी नाम? गौतमी थी, ठीक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है दोस्तों? तो जातक ग्रंथ। और बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है ये, क्या? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है क्या? जातक, ठीक है। और बौद्ध धर्म का दोस्तों प्रमुख ग्रंथ जो है दोस्तों क्या है? पिटक, जिसे सुत्त पिटक या विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक भी कहा जाता है। ये क्या था? बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ था, ठीक है। और बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों के बारे में बताया गया है चैत्य मंडप में, ठीक है। ये बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे दोस्तों? तो अश्वघोष थे, ठीक है। किसके लेखक थे? बुद्ध चरित्र के लेखक, ठीक है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मक्खली गोसाल को माना जाता है, ठीक है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे, ठीक है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव ने कब बनवाया था? वो भी 13वीं सदी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार तो नहीं बता सकता कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्या कर दे रहा हूँ? हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब ब्लैक पैगोडा है जो क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का नाम था, ठीक है। क्या था? ब्लैक पैगोडा, ठीक है। और जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। और महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। और जैन तीर्थकर की जीवनी का संकलन है कल्पसूत्र में, ठीक है। किसमें? कल्पसूत्र में। अब देखिए अब भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाएं भी हैं दोस्तों, ठीक है। दर्शन और संस्थापकों के बारे में अगर न्याय दर्शन की बात करें तो किसने संस्थापक कौन थे उसके? महर्षि गौतम थे, ठीक है। और सांख्य दर्शन महर्षि कपिल।
मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, योग दर्शन महाश्री पतंजलि, जिनके नाम पे आज बाबा रामदेव ने पतंजलि का उद्घाटन किया, यानी कि पतंजलि का सामान बेच रहे हैं। कौन थे? महर्षि पतंजलि। ये क्या करते थे? योग दर्शन, यानी कि योग सिखाते थे उस समय, ठीक है। और वेदांत दर्शन कौन थे? महर्षि बादरायण थे, ठीक है। और लिंगायत दर्शन महर्षि वासवराज थे, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन जो था महर्षि कणाद के थे, ठीक है। कौन था? महर्षि कणाद क्या थे? इसके संस्थापक थे, ठीक है। और महावीर का जन्म हुआ कहाँ पे दोस्तों? वैशाली में 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में कब? 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। और महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामली जो था इसका दामाद था, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद थे। और महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया कहाँ पे? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है। ये दोनों लोग ने उपदेश दिया कहाँ पे? तो बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है, मगध साम्राज्य। और देखिए जैन धर्म के 3 रत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। और देखिए जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। यानी कि वो हिस्ट्री भी मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ। अगर आप IAS PCS प्रीलिम्स किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, ठीक है। अब बात करते हैं मौर्योत्तर भारत की। अब आती है राजाओं की बारी। 322 से 185 ईसा पूर्व में की बात हम करेंगे, इतने ही समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 मिनट के अंदर, ठीक है। कब से? 322 से 185 ईसा पूर्व से बनने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। मगध की राजधानी है दोस्तों गिरिव्रज, और जो कहाँ की राजधानी? इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी से कहा जाता था, गिरिव्रज या राजगिरी कहाँ की मगध की राजधानी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों की सफलता की कहानी कहाँ मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। ये भी मैं पढ़ाया हूँ कि कैसे 16 महाजनपद एक मगध में विलय हो गए, ठीक है। तो मगध क्या बना? भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, ठीक है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र और विष्णु पुराण से, ठीक है। इसी के गुरु थे कौन? चाणक्य। और बौद्ध सभाएं की अगर हम बात करें दोस्तों, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुई। स्थान था राजगिरी। उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था, ठीक है। किसका था? अजातशत्रु का। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई दोस्तों 383 ईसा पूर्व में, कब? वैशाली में हुई। सर्वकामी इसके जो अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई दोस्तों 251 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस। किसका शासनकाल था? अशोक का शासनकाल उस समय चल रहा था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई दोस्तों? 251 ईस्वी की प्रथम शताब्दी, मतलब ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। कहाँ पे? कुंडल वन में। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासनकाल था, ठीक है। ये सब भी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, किसी कोई अलग चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ऐड करके, क्योंकि मेरे पास ऐसी बुक है जिसे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा दिया गया है। अगर आप चाहें तो मैं इस किताब का एक रिव्यू दे सकता हूँ, अगर आप कमेंट करिएगा तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप किताब ले लेंगे, ज़्यादा 30 या 40 रुपये की किताब है, लेकिन बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विदेशी यात्री के बारे में, प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में, किस किस शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मेगास्थनीज की, ठीक है। ये क्या था? मेगास्थनीज एक यूनानी व्यक्ति था। कब आया था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था। और डायमेकस जो था दोस्तों सीरिया से आया हुआ था। कब आया था? 298 ईसा पूर्व में। उस समय शासक राजा कौन था? बिंदुसार था, ठीक है। और एक फहायान आया था, कहाँ था? चीन से। कब आया था? 399 ईसा पूर्व में। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। और हेनसांग आया था दोस्तों, वो भी चीन से आया था। कब आया था? 630 ईसा पूर्व में। तब राजा थे हमारे हर्षवर्धन, ठीक है। और ईसिंग आया था, वो भी कहाँ से आया? चीन से आया था। 675 ईस्वी में आया था, ठीक है। उस समय राजा कौन थे? हर्षवर्धन ही थे। और दोस्तों मार्को पोलो आया था इटली से, ठीक है। कब आया था? 1288 ईस्वी में। और उस समय इसका शासन था कयाल यानी पांड्य का था। और इब्न बतूता आया था दोस्तों मोरक्को से। कब आया था? 1333 ईस्वी में। उस समय शासन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है, तुगलक वंश का।
यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय आया था। और सुदर्शन झील का निर्माण कराया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ कौन कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप इसको जरूर याद करिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख विदेशी यात्री हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के ये बात पूछ ही लेता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त अनुयायी था किसका? जैन धर्म का था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। और चाणक्य जो था विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक जो है दोस्तों इसी के ऊपर है। ये किसके ऊपर है? प्रशासन के ऊपर है। किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखा था, ठीक है। और तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी किससे? भद्रबाहु से, ठीक है, भद्रबाहु से। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। इसकी प्रमुख पुस्तक है इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या थी? इंडिका। और ये आया कब था? 305 ईसा पूर्व में। उस समय राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन यानी कि इसकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में बिताए। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया किसने? तो अशोक ने किया था शिलालेखों का प्रचलन। और अशोक ने किया था, धम्म स्वीकार किया था कलिंग ने, ठीक है। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कब? तो कलिंग युद्ध के समय 261 ईसा पूर्व में कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। और अगर हम एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी की हिस्ट्री 6 से लेकर 12 तक की, तो आप वहाँ से हमारे चैनल पर विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि स्टडी जंक्शन 2M में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूटी हुई, ठीक है। और दोस्तों अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? अपनी श्रीलंका भेजा था। किसको? महेंद्र एवं संघमित्रा को। कौन थे? इसके पुत्र और पुत्रियाँ थी, ठीक है। और अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख कहाँ है? 7वां अभिलेख है, ठीक है। 7वां स्तंभ है, सबसे लंबा है, ठीक है। अशोक का नाम अशोक दोस्तों मास्की यानी आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा जिसे मध्य प्रदेश अभिलेख से मिलता है, इसका नाम क्या था? अशोक। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या बताया? मगध का सम्राट बताया। और भाबरू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। इसका मतलब कि मगध का सम्राट बताया किस अभिलेख में इसका सबूत मिलता है? तो भाबरू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। और कलिंग युद्ध की विजय व विनाश का वर्णन है अशोक के शिलालेख 13 में, ठीक है। शिलालेख 13 में। अब देखिए, तो प्राचीन कवि और उनके संरक्षकों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। किसके? प्राचीन कवि और उनके संरक्षकों के बारे में। सबसे पहले नाम आता है कालिदास का। कालिदास के समय कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, बाणभट्ट थे, एक थे वो हर्षवर्धन के समय में थे, सोमवेद थे, विग्रहराज चतुर्थ के समय पे थे, चंद्रबरदाई थे, पृथ्वीराज चौहान के उसमें हैं जिन्हें पृथ्वीराज रासों की रचना की है। अमीर खुसरो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय। और कौन था? अमीर खुसरो। और बदायूनी था दोस्तों अकबर के समय में। और फैजी भी किसका? अकबर। और अबुल फजल थे अकबर के समय में, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको आप याद रखिएगा, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? तो अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने ही की, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की दोस्तों 1750 ईस्वी में की थी। कौन? पादटिफैनथलर ने। किसने? पादटिफैनथलर ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? जेम्स प्रिपेंस ने, ठीक है, प्रिसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। और हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानक देता है किसको? समुद्रगुप्त की। ये बहुत ही महान शासक था दोस्तों, बहुत ही महान शासक। इसके बारे में आपके लिए कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही महान शासक था। इतना महान था कि इसने पूरे आधे से आधा एशिया को जीत लिया था, ठीक है। इतना महान शासक था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बृहदर्थ था। और हर्यश वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार था। दोस्तों अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध कौन है? बिंदुसार है। और जनपद जो था अवंत की राजधानी थी कहाँ पे? उज्जैन में। और नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। इन्हीं को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? सिकंदर था। और दोस्तों सिकंदर और पोरस पंजाब के मध्य का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज यानी वितस्ता का युद्ध। हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। वितस्ता किस नदी का नाम है? आप ये हमें कमेंट करके बताइए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। आप देखिए सातवाहन वंश की स्थापना की किसने? सिमुक ने। दासराज युद्ध जो था दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध था। में लड़ाया गया दोस्तों। कहाँ पे लड़ाई हुई थी इसकी?
तो ये लड़ाई हुई थी परोक्षणी नदी के तट पर, ठीक है। और भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए हिंद यूनानियों ने जारी किया था भारत का सबसे पहला सोने का सिक्का। और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए किसने? कुषाणों ने। और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई किस काल में? तो गुप्त काल में, ठीक है। सबसे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी किस वंश में? तो गुप्त काल में, ठीक है। और शीशे का सिक्का जारी किया था किसने? सातवाहन वंश ने। और चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसका सिक्का चलाया था? चांदी का सिक्का। और कुषाण वंश का संस्थापक था कौन? कुजुल काडफिसेस, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे केवल इतना ही, ठीक है। गुप्त काल के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था दोस्तों कौन? कनिष्क। और कनिष्क की प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर, ठीक है। और कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो कनिष्क ने की थी। कब? 78 ईस्वी में। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में, ठीक है। चलिए हम इसको आज ख़त्म ही कर देते हैं, आधा तो ख़त्म हो जाएगा, कितने बचेगा अभी? यानी कि आधा हो गया, तो दोस्तों थोड़ा सा ये पूरा ख़त्म करके आज ही जाएंगे, ठीक है। और गुप्त काल की अगर हम बात करें तो 320 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व में, ठीक है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त था। और मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासनकाल में, ठीक है। दशमलव प्रणाली खोज किस काल में हुई थी दोस्तों? तो किस काल में? गुप्त काल में, ठीक है। और राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक कौन था दोस्तों? आयुर्वेद के जनक थे। और सिल्क मार्ग को आरंभ कराया किसने? कनिष्क ने, ठीक है। सिल्क मार्ग। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है वायु पुराण से। किस पुराण से? वायु पुराण से। और सिक्कों का दोस्तों सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहयान आया कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया उज्जैन को। यह भी बहुत महान शासक था। और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ दोस्तों 58 ईस्वी पर। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं के नाम क्रमशः रूपक और दिनार रखे गए। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुप्त शासक था कुमार गुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौरी का सेनापति था, ठीक है। इसी ने नालंदा को ध्वस्त कर दिया था। और विक्रमशिला दोस्तों विश्वविद्यालय की स्थापना की पाल वंश के शासकों धर्मपाल थे। उन्होंने कब की थी? 770 ईस्वी से 810 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। अब देखते हैं, महारौली स्थित राजा चंद्र ने लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और गंगोई कुंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा है दोस्तों क्या? संस्कृत, ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को। चीनी यात्री हेनसांग जिसके शासनकाल में भारत आए तो वो कौन थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आए थे, हमने बताया वहाँ पे। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों CU की, ठीक है। CU की ऐसा नाम क्योंकि ये चीनी था, वहाँ पे चांग चुंग चिंग ऐसे ही लिखा जाता है ना। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? बाणभट्ट था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के किनारे। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सिंह विष्णु था। और पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम यानी कि तमिलनाडु में थी, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेड़। चालुक्यों की राजधानी वातपी थी। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की किसने? तैलभ द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र द्वितीय। भारत के प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। और सैनिक शक्तियों के लिए सर्वप्रसिद्ध थे चोल वंश, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी इनके पास, ठीक है। और होयसल वंश की राजधानी दोस्तों द्वार समुद्र द्वारा की थी। और हूणों का आक्रमण हुआ था किसके समय पे? स्कंदगुप्त के समय में 455 ईस्वी में। हूणों का पहला शासक कौन था? तोरमार था। कौन था? तोरमार, ठीक है। याद करेंगे गुप्तकालीन में जो मंदिर बनवाए गए थे सर्वाधिक, और यहीं से शुरू हुआ था, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मंदिर है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मंदिर और स्थान, पार्वती मंदिर है दोस्तों नचना कुठार यानी कि मध्य प्रदेश में। और शिव मंदिर है भुमरा नागोद मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर है देवगढ़ यानी कि झांसी उत्तर प्रदेश में। वराह और विष्णु मंदिर है सरज मध्य प्रदेश में। और विष्णु मंदिर है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में।
और लक्ष्मण मंदिर है भीतार गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। क्या थी दोस्तों, तो गुप्त द्वारा बनाई गई, गुप्त शासनों द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख क्या थी दोस्तों, मंदिरें थी। ठीक है, मस्जिद कहाँ की बात कर रहे हैं, मंदिर थी। उस समय तो मुसलमान का कोई नाम ही निशान नहीं था, क्योंकि मुग़ल आए ही नहीं थे। मुग़ल तो अब आएंगे, तनिक थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है ये हमारा 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्राचीन इतिहास पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, और मिहिर कुल पराजित हुआ दोस्तों यशोम वर्मन द्वारा। और वारा हमीर कौन था, खगोलविद था। संगम युग का महान शासक कौन था, करिकाल था। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। ठीक है, और प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ कहाँ पे, मदुरई में। मदुरई कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, कमेंट करिए, मैं नहीं बताऊँगा। और द्वितीय संगम हुआ कहाँ पे, कटापपुरम अलैवे में। और प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगत्य। ठीक है, चोल शासकों में से कुलोत्तुंग प्रथम कौन था, मूलतः वेगी का चालुक्य राजकुमार था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का संबंध चोलों से है। और कुप्पम की लड़ाई किस बीच में हुई थी दोस्तों, पश्चिमी चालुक्य के चोल से। ठीक है, पश्चिमी चालुक्य और चोल से। और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल, राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, किसकी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। बृहदेव शब्द प्रथम बार गुप्त पूर्व अभिलेखों में मिलता है। विदेशी यात्रियों में कौन अछूतों में सबसे लंबी सूची प्रस्तुत करता है, तो अलबरूनी। ठीक है, बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ख़त्म क्या, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास से बनने वाले सभी क्वेश्चन केवल 40 मिनट के अंदर, यानी कि 36 मिनट 39 सेकेंड या 40 सेकेंड, यानी कि मान लीजिए 40 मिनट में हमारा पूरा प्राचीन इतिहास से बनने वाले सभी प्रश्नों को हमने क्या कर लिया दोस्तों, कवर कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला पार्ट होगा वो मध्यकालीन भारत का होगा, यानी कि मध्यकालीन इतिहास जो था 1206 से 1707 ईस्वी तक चला था, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे पूरा मध्यकालीन भारत, यानी कि हम 3 वीडियो में आपकी पूरी इतिहास खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। ठीक है, दबा के खूब शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे व्यूवर्स बढ़ें और आपको फ़ायदा हो और हमको भी फ़ायदा हो कुछ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए इसी तरह, हम आपका कल्याण करते रहेंगे।